तो सर अभी आज का लास्ट वीडियो क्लास 10 का, तो हम लोग क्लास 10 के लिए ये बना रहे वीडियो। तो क्लास 10 का जो बच्चे सेवा बोर्ड के बैचेस है वो तो ऑलरेडी पता है उनका क्या चल रहा था नहीं चल रहा था। जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स है जिनका क्लासेस आज से शुरू हो रहा है, तो आप लोग का अभी आप देखोगे तो थोड़ा सा सिलेबस बाद वाला चैप्टर स्टार्ट होगा, है ना। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हुआ मैं आपको अच्छे से शेयर कर देता हूँ। जो ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगा तब आपका चैप्टर 1 से ही सिलेबस स्टार्ट होगा, उसमें आप कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है आपको। बट अभी आपका हम लोग चैप्टर 7 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसको पढ़ाएंगे, है ना। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि शेवा के जो बैच है उसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ये तीनों चैप्टर हो चुका है और अभी जो बारी है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बारी है, यानी कि चैप्टर 7। ठीक है, तो इसीलिए दो बार, एक बार शेवा के लिए और एक बार सीबीएसई के लिए, दोनों अलग अलग वीडियो बनाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, प्रॉब्लमेटिक है काफ़ी, क्योंकि 11th 12 के सारे काफ़ी लंबे लंबे लेक्चर्स है। तो इसीलिए आप लोग पढ़ना तो है ही कभी ना कभी आपको। तो इस अभी जो लॉकडाउन पीरियड है अभी आपको चैप्टर 7 कंप्लीट करा दिया जाएगा और जैसे ही आपका ऑफलाइन क्लासेस शुरू होता है, सीबीएसई बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, तो चैप्टर 1 से ही आपका कंटिन्यू होगा, उसमें आप कोई दिक्कत नहीं होगा। बट अभी के लिए अपन चैप्टर 7 जो है उसको कंप्लीट करेंगे इन द सेंस जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस में होता है ऐसे ही हम ए से लेकर के जेड तक पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें कंप्लीट करना है, उसके बाद हम अगला चैप्टर में जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बट अभी आज के लिए हमें इतना सोचता है कि हमें चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कंप्लीट करना है। ठीक है, अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ रहे हो, सीबीएसई बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, सेवा बच्चे दोनों अच्छे से पढ़ो, हमेशा के लिए खत्म करने के लिए पढ़ो। ठीक है, 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो मैथ्स वाला पार्ट है उसमें आपको हमेशा के लिए खत्म हो जाना है। ठीक है, तो पहले आपको जो नोट्स लिख के दूंगा वो नोट्स आप प्रॉपर्ली आपकी कॉपी में कॉपी करोगे पॉज कर करके, और फिर आप नोट्स बनाने के बाद अच्छे से समझोगे। अगर डाउट वगैरह है तो मुझे फोन करके पूछ लेना, मेरा नंबर है 8638772539, है ना। मुझे शाम को 6 बजे से 8 बजे तक हर दिन मेरा डाउट टाइम है, उसी वक्त मुझे फोन करके पूछ लीजिएगा। और अगर ज्यादा डाउट है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें पोस्ट कीजिएगा, मैं आपका सॉल्यूशन उधर भेज दूंगा। सॉल्यूशन देखने के बाद भी अगर डाउट रहता है तो आप मुझे वापस फोन कीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या तो 6 बजे से 8 बजे के बीच में फोन कीजिए, या तो रात को 10 बजे के बाद 2 बजे तक मैं जगह रहता हूँ, 2 बजे के बीच में फोन कीजिए। ठीक है, अगर आप जगह रहते हैं तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सीबीएसई सारे बच्चों को बोल रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हो रहा है, उस चीज को कंप्लीट करो अच्छे से। ठीक है, नोट्स बताएंगे, बुक का कुछ क्वेश्चंस हम करके देंगे, आपको करना है कुछ क्वेश्चंस, और ये सब लेकर के हमारा बुक खत्म होगा। फिर टेलीग्राम ग्रुप में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स का जो चैप्टर है क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका जो स्टडी मटेरियल शीट है वो अपलोड किया जाएगा। उस शीट को फिर सॉल्व करके उसका जो भी डाउट आता है आपका, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे उस चीज को। ठीक है, तो आज हमारा काम है कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कंप्लीट करें। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या है वो हम अच्छे से देखते हैं। चलो, तो देखो चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 9 पे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किए थे, बट वो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, वो बहुत ही छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था क्लास 9 में जो भी किए थे। कोऑर्डिनेट प्लेन में प्लॉट करना, या फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का इक्वेशन, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन, काफी सिंपल था, वो चीज आप ऑलरेडी कर ली। तो उस चीज को आपको आता है वो हम कंसीडर करके, वो अज्यूम करके अभी हम आपको 10th का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो पढ़ाने वाले हैं। ठीक है सर, अगर आपको वो चीज में थोड़ा सा भी दिक्कत है तो आप 9th का बुक जो है उसको एक बार प्रॉपर्ली रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, क्लास 10 मैथ्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7। ठीक है, सारे बच्चे सीबीएसई सेवा, सारे बच्चे इस चैप्टर को कंप्लीट करो मेरे साथ साथ। ठीक है, 2 से 3 दिन के अंदर ही हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, और ये अच्छे से शीट विद डिस्कशन लेकर के सब कुछ, है ना। इजी चैप्टर है, एकदम फ्लैट है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इस चैप्टर में जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स हमारा है, सबसे पहले हमें डिस्टेंस फॉर्मूला को अच्छे से समझना है, कैसे आया, क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या काम करता है। ठीक है, फिर हमें अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। उसमें बस आपको एक ही पार्ट दिया गया है, सेक्शन फॉर्मूला में आपको एक ही पार्ट दिया गया है, इंटरनल डिवीजन का पार्ट ना। इंटरनल डिवीजन वाला जो पार्ट है वही पार्ट आपको स्टडी करना है, और उसके बाद जो अगला पार्ट है आपका सेक्शन फॉर्मूला के बाद, वो है आपका एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है ना,
यानी कि जब एक ट्राइंगल का तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपको दिया जाएगा तब उस ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा वो आपको डिटरमाइन करना है। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो है डिस्टेंस फॉर्मूला, उसी से अपन स्टार्ट करते हैं। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिकली आपको क्या बोलता है, कोई भी कोऑर्डिनेट प्लेन में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस निकालना होता है ना, उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, मान लो कोई भी कार्टेशियन प्लेन है, उस कार्टेशियन प्लेन में हम क्या कर रहे हैं, कोई भी, ये हमारा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसको एब्सिसा बोलते हैं, इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। हम कोई भी दो पॉइंट यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं। मान लीजिए कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जा रहा है पहला पॉइंट को, x1, y1 उसका कोऑर्डिनेट है, और दूसरा पॉइंट है कैपिटल बी, x2, y2 उसका कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हो गया ए और बी, है ना। अभी आपको क्या करना है कि ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ए और बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है वो आपको डिटरमाइन करना है। मतलब इनडायरेक्टली आपको इन दोनों पॉइंट को, हमेशा तो आप कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट को पुट करके तो डिस्टेंस नहीं निकालेंगे ना, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी आपको बनाना है कि किस प्रकार से आप ए और बी के बीच का डिस्टेंस को डिटरमाइन कर सकते हो। तो उसी चीज को अपन ध्यान से देखते हैं। अपन ये अभी क्या कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखो। ए से बी के बीच, मतलब ए बी लाइन सेगमेंट जो है वो हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहे हैं, थोड़ा ज्योमेट्री का यूज करेंगे कि ए से एक परपेंडिकुलर अपन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, मान लेते हैं ये पॉइंट एम में मीट कर रहा है, ठीक है ना। बी से अपन एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, मान लीजिए ये एन में मीट कर रहा है। समझ में आ रहा है मेरे बात? अगर स्ट्रेट नहीं हुआ तो आप स्ट्रेट कर दीजिएगा, मेरा ड्रॉइंग इतना अच्छा नहीं है, आप स्केल से बना दीजिएगा। और ए से अपन एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं जो कि जाएगा आपका इसके ऊपर, बी एन के ऊपर, जिसको मैं एल पॉइंट बोल देता हूं। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये राइट एंगल का सिंबल दे दो आप। ठीक है, तो ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, तो इसका प्रूफ भी एग्जाम में आ सकता है, वही प्रूफ जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम निकालेंगे वही मैं आपको करके दे रहा हूं। तो कंसीडरिंग, ठीक है, कंसीडरिंग 2 पॉइंट्स ए x1 y1 and b x2 y2, ठीक है, ऑन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, आप पूरा लिख दीजिएगा, प्लेन। समझ में आ रहा है ना? विड्रो लिख दो अच्छे से, विड्रो टू परपेंडिकुलर्स आप अच्छे से स्पेलिंग करके लिख देना, मैं सिंबल से लिख दिया, परपेंडिकुलर्स AM and BN on OX। ठीक है, OX रे के ऊपर आपने इसको कैपिटल X दे दो, इसको कैपिटल Y दे दो, दो परपेंडिकुलर अपनी ड्रॉ कर रखे हो, है ना। एंड परपेंडिकुलर AL ऑन लाइन सेगमेंट BN। ये आपका कंस्ट्रक्शन है जो आपने किया है। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है, अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे आप मुझे क्लियरली कुछ बोलो, बेसिक 9 का कोऑर्डिनेट को यूज करके। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए इतना सा हिस्सा आपको x में जाना पड़ेगा और इतना सा हिस्सा y पे जाना पड़ेगा। मतलब ये चीज क्या हो जाएगा आपका x1 हो जाएगा ये चीज, और ये चीज आपका क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा। ये चीज आप अच्छे से समझते हो या नहीं? बिल्कुल सर, ये x1 है और ये आपका y1 है। सिमिलरली ये जो पार्ट हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, और ये जो पार्ट हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका y2, क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। और इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए पहले ओरिजिन से आप यहां तक जाओगे, फिर यहां से यहां तक जाओगे। ठीक है सर, तो यहां पे आप बोलोगे, यहां पे आप लिख सकते हो हियर OM इज इक्वल टू x1, फिर आप लिखोगे ON इज इक्वल टू x2, फिर आप लिखोगे यहाँ पे AM इज इक्वल टू y1, एंड आप लिखोगे BM इज इक्वल टू y2। समझ आ रहा है? अभी आप उस ट्राइंगल में आपको ये डिस्टेंस चाहिए ना, तो आप दिमाग लगाओ जरा, ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस लगा देता हूं तो ये लेंथ मेरे पास आ जाएगा इजीली, है ना। तो आप लिखोगे क्या, फ्रॉम ट्राइंगल ALB, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ALB we have
AB स्क्वायर इज इक्वल टू AL स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर। एम्प्लाइज यहां से आपके पास AB का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है अंडर रूट AL स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर। ठीक है, यहां पे प्लस माइनस आएगा क्योंकि ये स्क्वायर है, तो सॉल्व होने के बाद यहां पे बिल्कुल प्लस माइनस आएगा। ठीक है ना तो ये प्लस माइनस आएगा, इसीलिए इस प्लस माइनस बुक में आप देखोगे ना तो डायरेक्टली लिख देता है फॉर्मूला प्लस माइनस छोड़ के, बट डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, आपको अच्छे से पता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव होगा हमेशा, है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू यूज करेंगे जिसका आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। नहीं तो ये पॉजिटिव नहीं बनेगा ना, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, इस प्लस माइनस को प्लस बनाने के लिए हम दोनों तरफ क्या यूज करेंगे, मॉड्यूलस यूज करेंगे। दोनों तरफ अगर मैं मॉड्यूलस यूज कर देता हूं तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ AB और इधर क्या आ गया अंडर रूट ऑफ AL स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर हो गया। ठीक है, अभी आपका AL जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखा अच्छे से। देयरफॉर यहाँ पे AL को मैं क्या लिख सकता हूँ, AL को मैं MN लिख सकता हूँ, AL और MN बाय कंस्ट्रक्शन इक्वल, और MN को मैं ON माइनस OM लिख सकता हूँ जो कि हो जाएगा x2 माइनस x1। और यहाँ पे आपका दूसरा है BL को मैं क्या लिख सकता हूँ, BL को लिख सकता हूँ BN माइनस NL, है ना। और BN माइनस NL को मैं लिख सकता हूँ BN माइनस AM, बिकॉज NL और AM सेम है, तो BN हो गया y2 और AM हो गया y1। तो ये दोनों वैल्यू हमें मिल गया। तो वही चीज अगर मैं यहाँ पे AL और BL का वैल्यू लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इनडायरेक्टली जो आ गया आपके पास वो क्या आ गया, मॉड्यूलस ऑफ AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और वही हो गया आपका डिस्टेंस बिटवीन ax1 y1 एंड bx2 y2, यानी कि a और b दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला हमने निकाल दिया, वो क्या होगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस कॉमन लेके x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 भी लिख सकते हो क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है। तो ये आपका दो कार्टेशियन पॉइंट में जब भी किसी दो पॉइंट को हम प्लॉट करते हैं, चाहे वो कोई भी क्वाड्रेंट में हो, उन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम डायरेक्टली इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो यही चीज आपको यहां से सीखना था, और जो चीज एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बट ये कंसेप्चुअल पॉइंट है जो उन्होंने मिस्टेक कर रखा है, जो आपको सुधारना है वो ये है कि यहाँ पे मॉड्यूलस यूज करना जरूरी है। मॉड्यूलस ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बट नहीं तो अदरवाइज आप यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि माइनस क्यों नहीं हुआ। समझ आ रहा है ना मेरी बात, क्लियर है। तो इस चीज को आपको अच्छे से समझना है ना। तो उसके बाद अगर मैं एक आध एग्जाम्पल ही अगर मैं लेने का कोशिश करूं तो मैं ये बोल सकता हूँ ना, जैसे कोई भी एक मैं पॉइंट आपको दे देता हूँ 2,3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, और दूसरा एक पॉइंट में दे देता हूँ -3, -10, ये मान लो थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट है, आपको भी पता है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है। और इन दोनों पॉइंट के अगर मैं बीच का डिस्टेंस अगर मैं आपको पूछूं तो आप क्या बोलोगे कि मॉड्यूलस ऑफ डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो डिस्टेंस का बात अगर मैं करूं तो डायरेक्टली आप इसी फॉर्मूला से निकाल लोगे। x1 माइनस x2 मतलब क्या, 2 माइनस -3 हो जाएगा +3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस -10 कितना हो जाएगा, +10 होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ये आ जाएगा आपका 25 प्लस 13 का स्क्वायर यानी कि 169। तो ये हो जाएगा लगभग 4 6 2 8 9 194 का स्क्वायर रूट। समझ में आया ना। जो आप अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट कर दीजिएगा 13.9 के आसपास मिल जाएगा आपको, क्योंकि 196 का रूट होता है ना 14, इसीलिए। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट को वापस हमें ऐसे ज्योमेट्रिकली प्लॉट करके इतना लंबा चौड़ा प्रूफ करके वापस निकालने का कोई जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली एक फॉर्मूला हमने प्रूफ किए और उसी फॉर्मूला से हम आगे जिंदगी में कभी भी दो कोऑर्डिनेट के बीच का, दो कोऑर्डिनेट को जब भी हम कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करते हैं तो वो दो पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर फाइंड करना है और उनका कोऑर्डिनेट अगर मुझे पता है तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। यही हुआ हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला का एप्लीकेशन और यही हुआ हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला जो है उसका प्रॉपर प्रूफ। ठीक है, तो अभी हम इसी चीज के साथ साथ आगे जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है, वो सारे टॉपिक्स को बात कर लेते हैं अच्छे से, और उसके बाद हम क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट करेंगे और प्रॉपर्ली एक एक करके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है सर। तो अभी अपन डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में और एक और दो नोट पढ़ लेते हैं और उसके बाद अपन सेक्शन फॉर्मूला में स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने उसका प्रूफ और एप्लीकेशन देखे थे। अभी कुछ नोट मैं खुद से बना के देता हूँ आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पे ना फंसो उस चीज का। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ
कि डिस्टेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट में आपको बोल के दे रहा हूं x1, y एंड x2, y क्या होगा आप बोलो। और दूसरा मेरा पॉइंट है वो ये है कि आपको ये बोलना है कि डिस्टेंस बिटवीन x, y1 एंड x, y2 क्या होगा वो बोलो। अभी पहला केस में अगर मैं बात करूं तो मैंने मान लिया ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x1, y वो तो यहां पे होगा मान लो, ठीक है, x1, y और ये हो गया आपका x2, मान लो ये x1 है, ये x2 है, x2, y क्योंकि y कोऑर्डिनेट दोनों में मैंने चेंज नहीं किया, सेम रखा, मतलब दोनों ही ये जो डिस्टेंस वाला ये जो लाइन सेगमेंट होगा ना, ये जो a है x1, y और ये जो b है x2, y इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो लाइन सेगमेंट पैरेलल टू x एक्सिस होगा। क्यों? क्योंकि y कोऑर्डिनेट में कोई चेंजेस नहीं आया। तो आप अगर फॉर्मूला लगा देते हो डिस्टेंस का तो आपके पास क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 और y2 सेम है इसीलिए y माइनस y होल स्क्वायर, तो ये तो जीरो हो गया, तो अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर हो गया, है ना। बट अभी आंसर आप क्या स्क्वायर रूट कैंसिल करके x1 माइनस x2 लिख दोगे? नहीं, आपको अच्छे से पता है कि मैंने आपको सिखा के दिया था अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर कभी भी x नहीं होता है, प्लस माइनस नहीं हो, प्लस माइनस x नहीं होता है, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। तो इसका आंसर भी अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर का आंसर क्या होगा यहाँ पे, मॉड्यूलस ऑफ x1 माइनस x2। यहाँ पे x1 माइनस x2 मत लिख दीजिएगा, अगर x1 माइनस x2 लिखते हो तो ये सीधा सीधा गलत चीज है, समझ में आ रहा है ना। जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि रूट 4 का वैल्यू प्लस माइनस 2 कभी नहीं होता है, रूट 4 इज ऑलवेज इक्वल टू 2। अगर मैं इस प्रकार से करूं रूट 2 स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 2 तब भी 2 आएगा, और रूट ओवर माइनस 2 स्क्वायर भी लिखूं तो बच्चे यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल करके माइनस 2 लिख देते हैं जो कि गलत है। बट इस चीज को मुझे लिखना क्या चाहिए, मॉड्यूलस ऑफ माइनस 2 जिसका आंसर आएगा प्लस 2, ठीक है। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ एक्स होता है, उसी का एप्लीकेशन यहाँ पे टेस्ट करने के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया। अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 जो होल स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ x1 माइनस x2 होगा। और आप ध्यान से देखो ना, अगर आप x1 माइनस x2 आंसर दे देते हो तो मान लो ये x1 का वैल्यू 3 है, ये 5 है, तो 3 माइनस 5 आंसर क्या आ जाएगा, -2। बट डिस्टेंस तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता है ना, समझ में आया। तो आपको तो नहीं पता है ना कि x1 और x2 में कौन बड़ा है, मैंने तो ये क्वेश्चन में दिया ही नहीं कि व्हिच वन इज ग्रेटर, तो आपको तो ये पता ही नहीं है। कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, देखो बोर्ड एग्जाम के लेवल में ये सब नहीं आता है, बट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लेवल में आप घुसते हो तो ये सब पूछा जाता है, आपका नॉलेज टेस्ट होता है, तब समझ में आ रहा है ना। तो जैसे आप देखोगे ना, आपको तो नहीं पता कि x1 x2 से बड़ा है या x2 से छोटा है ना। तो अगर x1 3 ले तो x2 5 ले तो 3 माइनस 5 -2 आ जाएगा, बट डिस्टेंस कैन नेवर बिकम नेगेटिव, इसीलिए आपको यहाँ पे आंसर देना था x2 माइनस x1 अगर x2 x1 से ग्रेटर है तो। बट एज हमें कुछ भी नहीं पता तो आंसर क्या लिखा, मॉड्यूलस में। क्यों? क्योंकि मॉड्यूलस तो हमारा सारा सरदर्द दूर कर देगा। क्यों? क्योंकि x1 x2 से बड़ा हो या x1 x2 से छोटा हो, माइनस होकर के जब मॉड्यूलस लगेगा, अगर पॉजिटिव आया तो मॉड्यूलस ऑफ पॉजिटिव आंसर पॉजिटिव देगा, और अगर नेगेटिव आया तो मॉड्यूलस ऑफ नेगेटिव आंसर क्या देगा, पॉजिटिव ही देगा। तो कोई चिंता करने वाला बात तो है ही नहीं ना सर। इसीलिए हम बोलते हैं कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को आप क्या लिखो, मॉड्यूलस ऑफ एक्स लिखो, और ये बिल्कुल सही चीज है, इसमें कोई गलती नहीं है। गलती इसमें है जो आप लोग इतना दिन सीख के आए, वो है रूट ओवर 4 इक्वल टू आप प्लस माइनस 2 लिख देते हो, वो गलत है, वो गलत है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और एक्स इज इक्वल टू रूट 4, उसमें रात दिन का अंतर है, समझ में आ रहा है मेरे बात। ये दोनों सेम चीज नहीं है, इन दोनों में रात दिन का अंतर है। इसका आंसर सिर्फ 2 और इसका आंसर x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 4 तो होगा, बट रूट 4 इज 2 और प्लस माइनस इस डिग्री 2 के लिए आ रहा है, समझ आ रहा है ना। तो ये सब बहुत अच्छे से आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था, और जो सीबीएसई का बच्चा है उनको वापस पढ़ाया जाएगा, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो। अभी मैंने आपको समझा दिया कि क्यों यहाँ पे मॉड्यूलस आ रहा है, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे बोलते हो तो यहाँ पे भी आप जवाब दोगे कि मॉड्यूलस ऑफ y माइनस y1 माइनस y2 ही होगा आंसर, सिर्फ y1 माइनस y2 या फिर y2 माइनस y1 हम आंसर नहीं देंगे। अगर सिर्फ y1 माइनस y2 या फिर y2 माइनस y1 लेंगे तो डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा हमें नहीं पता। एज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होना ही चाहिए, तो हमें यहाँ पे मॉड्यूलस लगाना मैंडेटरी है। क्या बात समझ आ रहा है आपको, क्लियर है? तो इस चीज को आपको ध्यान से समझना चाहिए सर, समझ में आ रहा है ना। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। चलो सेक्शन फॉर्मूला में क्या बोला जाता है और क्या होता है मैं आपको बताता हूं फटाफट, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है और क्या बोला जाता है मैं आपको बताता हूं। देखो ना, अगला टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला
वो बस हमें ना इंटरनल डिवीजन बोला है पढ़ने के लिए। 11th में जाकर के आपको एक और चीज मिलेगा एक्सटर्नल डिवीजन बोल के, बट अभी के लिए हम सिर्फ जो सिलेबस है उसी पे फोकस करेंगे, इंटरनल डिवीजन। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला में क्या बोला गया है मैं आपको समझाता हूं, देखो ध्यान से। एक्स वाई ओरिजिन, ठीक है। मैं यहां पे एक पॉइंट लेता हूं ए, उसका कोऑर्डिनेट में बोल रहा हूं x1, y1। यहां पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूं बी, उसका कोऑर्डिनेट लेता हूं x2, y2। ठीक है, और बीच में यहां पे एक पॉइंट आ रहा है मेरे पास, उसका कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x, y। ठीक है, जो इन दोनों पॉइंट को m:n रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। जो इन दोनों पॉइंट को क्या कर रहा है, m:n रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अगर ये दोनों पॉइंट गिवन है क्वेश्चन में, ये रेशियो जो है ना m:n, इसको रेशियो बोलते हैं, ये रेशियो भी गिवन है। मान लो ये हिस्सा 5 है, ये हिस्सा 3 है, मतलब 5:3 रेशियो में है। ये 50 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर भी हो सकता है, तो कैंसिल आउट होकर रेशियो तो 5:3 बनेगा ना, इतना आइडिया तो आपके पास होगा ही। तो अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट गिवन है और ऐसा बीच में एक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है जो ए और बी को m:n इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो p का कोऑर्डिनेट क्या होगा आपको निकालना है। वही आपका प्रॉब्लम है, और p का कोऑर्डिनेट जिस फॉर्मूले से अपन निकालते हैं उसी को बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। समझ में आया ना? अभी किस प्रकार से निकालते हैं आप जरा ध्यान से उस चीज को समझने की कोशिश करें। अगर p a और b का बीच में आके m:n में डिवाइड किया तो उसको इंटरनल डिवीजन कहा जाता है, और अगर p a और b के बाहर, मान लो p अगर यहां पे हो जाता है सच दैट PA/PB = m/n, तब उसको एक्सटर्नल डिवीजन बोला जाता है। बट अभी हम एक्सटर्नल डिवीजन का बात नहीं करेंगे, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अभी अपन उसी चीज का बात करेंगे जो हमारा 10th का सिलेबस में है, और वो है सिर्फ इंटरनल डिवीजन। ठीक है ना? तो A और B दो पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट को P जो पॉइंट है वो m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और जिस m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है अगर करता है तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा वही हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो अपन कैसे करते हैं इस चीज को। आप यहां पे देख सकते हो, मैं वापस पहले ज्योमेट्री जो यूज किया था वही करूंगा। A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, कैपिटल M पॉइंट, B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मान लो, और P से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप किया OX पे। ठीक है, M N L मान लेता हूं। ठीक है, अभी M से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैं इसके ऊपर, ठीक है, उस चीज को मैं मान लेता हूं D, और P से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप किया BL के ऊपर, जिसको मैं मान लेता हूं E। समझ में आया मेरे बात? तो ये हो गया आपका 2 परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका 3 परपेंडिकुलर। ठीक है, पहले आप कंस्ट्रक्शन जैसे पहले मैंने लिखा के दिया था वापस अभी खुद से ट्राई करना, मैं बस प्रूफ बता रहा हूं। और शीट में ये थियरी सब कुछ अच्छे से लिखा गया है, आप बिल्कुल चिंता मत करो। शीट जो आपको मिलेगा एक आध 2 दिन में, टेलीग्राम ग्रुप में जो शीट मिलेगा उसमें सब कुछ लिखा गया है, उसमें आपको मिल जाएगा, उसका चिंता आप मत करो। ठीक है, बट अभी मैं आपको समझाने का काम कर रहा हूं, आप समझ जाओ प्रॉपर्ली। ठीक है, लिखना क्या है बस, considering 2 points A and B, and let us assume a point P which divides A and B in m:n internally। बस इतना सा चेंजेस है। फिर तो सेम बात है कि A से B से और P से 3 परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं OX के ऊपर, फिर A से और P से 2 परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं AD और PE ऑन द लाइन सेगमेंट PN एंड BL। बस खत्म। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे प्रूफ का अगर बारी आएगा तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि 2 राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बनाया। एक राइट एंगल ट्राइंगल तो ये है, और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल आपका ये दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पे आप बोल सकते हो क्लियरली हियर ट्राइंगल ADP जो होगा और ट्राइंगल PEB जो होगा, वो दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। वो दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। जो चैप्टर 7 का जस्ट पहले वाला चैप्टर है ना, चैप्टर 6 ट्राइंगल्स, उस चैप्टर में आप जाकर के थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा कि सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होता है, आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? एकदम इजी है। ठीक है, अगर साइड एक बार आप पढ़ लीजिएगा कि सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होता है, अगर सिमिलर ट्राइंगल्स होता है तो क्या होगा। ठीक है, बट अभी के लिए आप याद रख सकते हो। अब थोड़े दिन में अपन ट्राइंगल चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको उस वक्त डिटेल में सब कुछ बताया जाएगा, सिमिलरिटी क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, तो ट्राइंगल ADP और ट्राइंगल PEB यहाँ पे क्या है, सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो सिमिलरिटी का ये कंडीशन, मतलब अगर कोई भी दो ट्राइंगल का एटलीस्ट 2 एंगल भी आप इक्वल दिखा देते हो ना, जैसे मान लो ये एंगल यहाँ पे 90 है। ठीक है, और ये दोनों पैरेलल है,
ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम होगा। तो कोई भी दो ट्रायंगल का अगर कोई भी दो एंगल इक्वल हो जाता है तो तीसरा एंगल तो ऐसे इक्वल होगा, तो उसको हम बोलते हैं एंगल 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 सिमिलरिटी। ठीक है, तो अगर तीनों एंगल, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दो ट्रायंगल का सेम हो जाता है, मान लो दो ट्रायंगल आपके पास है, अगर ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल होगा ही होगा, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कहलाएंगे। और ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो साइड्स भी क्या होगा, साइड्स भी प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्या, प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या है कि साइड्स का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखो तो सबसे पहले क्या आ रहा है, एपी बाई बीपी आ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे एपी बाई बीपी, वो चीज इक्वल हो जाएगा आपका एडी बाई पी के। यहाँ पे देखो आप एडी बाई पी के इक्वल हो गया, और वही चीज इक्वल होगा पीडी डिवाइडेड बाई बी के इक्वल होगा। समझ आ रहा है ना, ये दोनों ट्राइंगल आपका सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, और वही होता है प्रोपोर्शनलिटी। तो एपी बाई बीपी इज इक्वल टू एडी बाई पी इज इक्वल टू पीडी बाई बी हो गया। अभी आपका आएगा कैलकुलेशन जो थोड़ी देर पहले आपने किए हो, है ना। आप ध्यान से देखो, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 है तो ये OM का लेंथ कितना होगा, ये OM का लेंथ होगा x1, और ये AM का लेंथ कितना होगा, ये AM का लेंथ हो जाएगा y1। ठीक है, अभी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है तो ON का लेंथ हो जाएगा x, और सिमिलरली आप समझ सकते हो PN का लेंथ हो जाएगा आपका y, है ना। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2, तो OL होगा आपका, OL हो जाएगा x2, और ये BN का वैल्यू हो जाएगा आपका y2। समझ आता है ना। तो ये चीज आपको मिल गया यहां से। अभी आप ये समझ सकते हो बड़ा इजीली कि सर यहाँ पे AP का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो AP जो होगा वो आपको पता है कि ऑलरेडी आपको गिवन है कि m/n, है ना। AP और BP m/n में डिवाइडेड है, तो आपको ये पता है कि AP बाई BP जो होगा वो m/n है, ये ऑलरेडी आपको गिवन है। ठीक है, हमने कंसीडर कर रखा है ना कि P पॉइंट जो है वो A और B को इंटरनली m/n में डिवाइड कर रहा है, तो P पॉइंट का जो AP बाई BP का वैल्यू होगा वो क्या होगा, m/n होगा। AD जो है, AD किसके इक्वल होगा, mn के इक्वल होगा, है ना। मैं लिख नहीं रहा हूं, AD को आप mn लिख सकते हो, mn को मैं क्या लिख सकता हूं, ON माइनस OM, और ON कितना है x, और OM कितना है x1, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस x1 डिवाइडेड बाई P को अगर मैं ध्यान से देखूं तो P किसके इक्वल होगा, NL के इक्वल होगा, और NL क्या हो जाएगा, OL माइनस ON होगा, तो ये x2 माइनस x हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे अगर मैं PD का बात करूं, PD, तो PD किसके इक्वल होगा, देखो PN माइनस DN, और DN हो जाएगा आपका AM के इक्वल, तो PD को मैं लिख सकता हूं PN माइनस DN, और PN माइनस DN हो जाएगा AM के इक्वल, तो PN हो जाएगा Y, और AM के इक्वल M का वैल्यू हो जाएगा Y1, तो ये आ गया आपका Y माइनस Y1, और B जो हो जाएगा B वो हो जाएगा आपका Y2 माइनस Y, वो हो जाएगा Y2 माइनस Y। कैसे सर, B हो जाएगा BL माइनस EL, और EL को लिख दूंगा PN, तो BL हो जाएगा आपका Y2 माइनस ये वाला वैल्यू हो जाएगा Y। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूं यहाँ पे, तो क्या आएगा हमारे पास, m/n इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x, और अगर मैं इन दोनों रेशियो को अगर इक्वेट कर देता हूं तो y माइनस y1 बाई y2 माइनस y आ जाएगा m/n के इक्वल। तो यहां से अगर मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं तो आप देख सकते हो mx2 माइनस mx इज इक्वल टू nx माइनस nx1 होगा, यानी कि x का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और सिमिलरली यहां से आएगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, तो ये देखो x और y का वैल्यू मिल गया, मतलब ये जो P पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट मुझे मिल चुका है। तो ये P पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो ये हो जाएगा आपका दो कोऑर्डिनेट P पॉइंट का, x और x कोऑर्डिनेट होगा ये, और y कोऑर्डिनेट होगा ये। तो x और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू हमें मिल गया, और इस प्रकार से हमने पूरा सेक्शन फॉर्मूला, इसी को बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। ठीक है ना, जब दो कोऑर्डिनेट को, जो दो कोऑर्डिनेट गिवन था, P एक पॉइंट है जो m/n में इंटरनली डिवाइड करता है, तब उस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे वही आपको यहां पर हमने समझाया। समझ आ रहा है ना। तो अभी अपन थोड़ा सा एप्लीकेशन देख लेते हैं इस चीज का, है ना, और एक और सुंदर सा पॉइंट देख लेते हैं जो आगे हमें क्वेश्चन करने में, डिफिकल्ट क्वेश्चन को निपटाने में बहुत ज्यादा हेल्प कर देता है। समझ में आ रहा है ना। तो अभी हम यहाँ पे ये सोचेंगे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट है 1,2,
और यहाँ पे एक पॉइंट है -2,3 है ना। इन दोनों पॉइंट को एक पॉइंट आया और 3:2 में डिवाइड करके चला गया इंटरनली, एक्सटर्नली का बात नहीं कर रहे, इंटरनली। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो अगर इन दोनों को 3:2 में डिवाइड किया तो इसको m मान लूंगा, इसको n मान लूंगा, इसको x1 मानते, इसको y1 मानते, इसको x2 मानते, इसको y2 मानते। खत्म बात। फॉर्मूला क्या है? mx2 प्लस nx1। तो mx2 तो ये 3 इंटू -2 प्लस nx1 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 कॉमा my2 तो ये 3 इंटू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा प्लस ny1 यानी कि 2 इंटू 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2। तो इसका आंसर आ जाएगा -6 प्लस 2 यानी कि -4 डिवाइडेड बाई 5 कॉमा 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 13/5। तो ये हो जाएगा आपका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो इन दोनों पॉइंट को 3:2 रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यही हो गया आपका इस चीज का एप्लीकेशन। ठीक है, अभी हम इसी के साथ साथ एक और नोट आपको बता देते हैं जो नोट आपका बहुत काम में आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, नोट को ध्यान से देखो सर, है ना, ध्यान से देखो इधर नोट को ध्यान से देखो आप। नोट में क्या बोलूंगा, जो सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास आया ना, जो सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास आया वो क्या आया? डिराइव होके mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। समझ में आया? और इधर my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n आया। क्लियर है ना? यहां तक आपका क्लियर होगा। अभी मैं क्या कर रहा हूं ना, यहां से n कॉमन ले रहा हूं। n अगर कॉमन ले लेता हूं तो ये m बाई n इंटू x2 हो जाएगा प्लस x1 हो जाएगा। यहां से भी n कॉमन ले रहा हूं तो ये m बाई n प्लस 1 हो जाएगा, है ना। सिमिलरली यहां से m बाई n y2 प्लस y1 हो जाएगा, n बाहर आएगा और n कॉमन लेते ही m बाई n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, n कैंसिल, n कैंसिल। तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ रहा है? m बाई n इंटू x2। अभी इसी m बाई n को मैं दूसरा कोई वेरिएबल k मान सकता हूं। तो ये फॉर्मूला जो आ गया वो kx2 प्लस x1 बाई k प्लस 1 आ गया और इधर ky2 प्लस y1 बाई k प्लस 1 आ गया। अभी सर इस चीज ये तो तैयार था, आपका मन में सवाल आएगा ये तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका था, इसको के में कन्वर्ट करने का फायदा क्या हुआ? वो फायदा अब अभी तो मैं आपको समझा के दूंगा, बट प्रैक्टिकली आप कल देखोगे जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। समझ में आ रहा है ना? बेसिकली मान लो कभी भी ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि एक पॉइंट है जो ए और बी को m/n में डिवाइड करना पड़ रहा है और रेशियो गिवन नहीं है। समझ में आ रहा है मेरी बात? और रेशियो अगर गिवन नहीं है तो रेशियो अगर गिवन नहीं है तो आपको रेशियो को एज्यूम करना पड़ेगा। अगर आप m/n रेशियो एज्यूम करते हो तो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम होगा कि m/n अगर मानोगे तो आपके पास दो वेरिएबल आएगा और दो वेरिएबल सॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करना होगा। इसीलिए मैंने इस चीज को m बाई n को k में कन्वर्ट करके दे दिया। और अभी से आप जब भी आपको रेशियो अननोन रहेगा, रेशियो को एज्यूम करना होगा, तब आप सिर्फ m/n ना मान के k/1 मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो फायदा क्या होगा? यहाँ पे एक ही वेरिएबल आ गया और जब भी इस चीज को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आंसर निकलेगा? k आंसर निकलेगा। और k अगर आ गया तो k मान लो यहाँ पे, उधर अगर m का वैल्यू m और n, जो पहले अगर आपको ज्यादा सॉल्व करना पड़ता तो m का वैल्यू 3 आता है, m का वैल्यू 2 आता, तो आप आंसर दे देते 3:2। कल हम देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन करेंगे बहुत। बट अगर हमारे पास 2:3 आ जाता है ना, अगर हमारे पास 2:3 मान लो k हमने मान लिया और k/1 मान के k का वैल्यू 2/3 आ गया, तो आंसर जो आ जाता वो क्या आ जाता? 2/3:1। तो 2/3:1 का मतलब ही क्या है? 2:3। दोनों तरफ आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो 2/3:1 का मतलब ही क्या है? 2:3। समझ में आ रहा है ना? तो यही है आपका k में एज्यूम करने का फायदा। ठीक है, अगर आप k एज्यूम कर लेते हो m/n ना मान के, अगर आप k/1 एज्यूम करते हो तो फायदा क्या हो जाता है? आपका कैलकुलेशन जो है वो काफी रिड्यूस हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो यही हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला जो है उसका एक छोटा मोटा मैंने क्वेश्चन करा दिया और एक प्रॉपर नोट बताया जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी हेल्प करेगा, है ना, कैलकुलेशन को रिड्यूस कर देगा। मैं दोनों मेथड से करके आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अभी हम इस चैप्टर का जो लास्ट थियरी वाला पोर्शन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, उस चीज को पढ़ा देते हैं और जैसे ही वो चीज कंप्लीट हो जाएगा हमारा चैप्टर का पूरा थियरी कंप्लीट हो जाता है। फिर हम स्ट्रिक्टली सिर्फ डायरेक्टली क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। पूरा बुक का क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद उसके अगले वाले क्लास में अपन शीट के सारे क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। आज थियरी वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, देख लो फटाफट एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल देख लो। देखो अगला हेडिंग
एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, इस प्रकार से हम निकालेंगे ये एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये x है, ये y है, ये मान लो a एक कोऑर्डिनेट मान रहा हूं x1, y1, b एक कोऑर्डिनेट मान रहा हूं x2, y2 और c एक कोऑर्डिनेट मानता हूं x3, y3। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है ना? तो ये जो होगा ना, ये क्या आ जाएगा? एक ट्राइंगल बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? अभी इस ट्राइंगल का हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। समझ में आया ना? जहां पे मैंने बोल के दिया कि उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिस ट्राइंगल में तीनों साइड लेंथ वगैरह कुछ नहीं, एंगल वगैरह कुछ नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, तीनों वर्टेक्स का लोकेशन बता दिया तो एरिया आप बता सकते हो। पहले उसका फॉर्मूला हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, बी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और सी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो मैं एक रिलेशन आपको लिख के देता हूं यहाँ पे, आप समझ ही सकते हो कि इतना आप समझदार बन गए। इसको एम एन एल मान लो। ठीक है, तो ये तैयार हो जाएगा कि ये लेंथ जो होगा वो x1 होगा, ये y1 होगा, यहां से यहां तक जो होगा वो x2 हो जाएगा और यहां से यहां तक जो होगा वो y2 हो जाएगा, यहां से यहां तक जो होगा वो x3 होगा और यहां से यहां तक जो होगा वो y3 होगा। इतना सब समझ चुके हो। अभी मैं एक चीज लिखता हूं, आप जरा ध्यान से मेरे को बोलिएगा कि ये सही है या गलत है। राइट से लिख देता हूं, बोलिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, है ना? इस ट्राइंगल का जो एरिया है, इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो किसके इक्वल है? ध्यान से सुनना। क्या वो ये वाला ट्रापीजियम, ये वाला ट्रापीजियम प्लस ये वाला ट्रापीजियम माइनस ये वाला ट्रापीजियम अगर कर देंगे तो होगा क्या? बिल्कुल होगा। आप सोच के देखो अच्छे से। एरिया ऑफ ट्रापीजियम ए बी एन एम प्लस एरिया ऑफ ट्रापीजियम बी सी एल एन माइनस एरिया ऑफ ट्रापीजियम ए सी एल एन। समझ में आया ना? खत्म। पूरा एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल गया। एक दो ट्रापीजियम को जोड़ो और नीचे वाला ट्रापीजियम को घटा दो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास आ जाएगा। अभी ट्रापीजियम का एरिया का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। समझ में आ रहा है ना? तो पहला ट्रापीजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये दोनों पैरेलल साइड है तो इन दोनों का सम क्या होगा? मैं पहले तो अब ज्योमेट्री है, पहले तो आपको लिखना पड़ेगा am प्लस बी एन, बट अभी मैं am प्लस बी एम वगैरह नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्टली लिख रहा हूं y1 प्लस क्या हो जाएगा? y2 हो जाएगा। शीट में आपको प्रॉपर्ली लिख के दिया, वहां पे आप देख सकते हैं। और डिस्टेंस बिटवीन देम क्या हो जाएगा? mn हो जाएगा और mn का वैल्यू क्या होगा? on माइनस om, दैट इज x2 माइनस x1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? प्लस हाफ इंटू सेकंड वाला ट्रापीजियम का, देखो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना होगा? y2 प्लस y3 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम कितना होगा? nl होगा। nl मतलब OL माइनस ON, दैट इज x3 माइनस x2 माइनस हाफ ऑफ दिस ट्रापीजियम, दिस ट्रापीजियम मींस हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हो जाएगा? y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम कितना होगा? ml होगा और ml को अपन लिख सकते हैं OL माइनस OM, OL माइनस OM यानी कि देख x3 माइनस x1 होता है, x3 माइनस x1 होता है। तो इस चीज को अगर तू सिंप्लीफाई कर देगा ना सर, तो तुम्हारे पास एक फॉर्मूला निकल जाएगा, वो होगा हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। बस यही फॉर्मूला नहीं है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन आपको करना पड़ेगा और वो मॉडिफिकेशन क्या है कि दोनों तरफ आपको वापस मॉड्यूलस लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता कि ये सारे x1 कोऑर्डिनेट्स पुट करने के बाद ये कैलकुलेशन करके आंसर पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा। बट एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होना ही पड़ेगा उसको। इस चीज के लिए आपको ये मॉड्यूलस लगाना पड़ेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू लेना पड़ेगा, ताकि अगर ये पॉजिटिव आए तब तो कोई डर नहीं है, अगर ये नेगेटिव आ जाए तो ये नेगेटिव एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ साथ ये पॉजिटिव बन जाए। बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल मस्ट बी, एरिया मस्ट बी पॉजिटिव। समझ में आया ना? क्लियर है? तो इस प्रकार से एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमारा ये फॉर्मूला निकल गया, जहां पे मॉड्यूलस लगाना आप कभी भी मत भूलिएगा। ठीक है? तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल में ना यहाँ पे एक एप्लीकेशन में आपको बता देता हूँ। ऐसे कुछ क्वेश्चंस तो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, 3 कोऑर्डिनेट है, एरिया कैसे निकालना वो सब तो करेंगे, बट डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर दो आंसर आ जाएगा आपके पास, है ना? और यूनिट लिखना मत भूलना, यूनिट लिखोगे स्क्वायर यूनिट, अगर स्क्वायर यूनिट लिखोगे। क्यों? क्योंकि
वो मीटर स्क्वायर में होगा या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, इसीलिए स्क्वायर यूनिट लिखी। और मैं एक और चीज बता देता हूँ, जो नोट है वो आप ऐड कर दीजिएगा, इस टॉपिक के बाद लिख लीजिएगा कि इफ 3 पॉइंट्स आर, ये एक फेमस नोट है, कोलिनियर है ना। अगर आपको 3 कोऑर्डिनेट दे करके, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि 3 कोऑर्डिनेट आपको दे दिया और ये पूछ लिया कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, प्रूफ करो। कोलिनियर का मतलब क्या है कि तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, वही आपका मतलब है कोलिनियरिटी का। तो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो हम ये बोल सकते हैं ना, आप सोच के देखो, अगर तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाता है तो इन तीनों पॉइंट से जो ट्राइंगल बनेगा वो कोई ट्राइंगल तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसीलिए उस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 0। मतलब अगर हम उन तीनों पॉइंट का एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 दिखा देते हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा कि वो तीनों पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको बातें, क्लियर है ना यहाँ पे कि एरिया, अगर 3 पॉइंट आपको, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस 3 पॉइंट्स इज 0। मतलब आप इनडायरेक्टली, आपको पूछा जाएगा कि 3 पॉइंट कोलिनियर है, प्रूफ करो। या फिर एक कोऑर्डिनेट में आपको एक वेरिएबल के डाल देगा और पूछेगा कि अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होता है तो के का वैल्यू निकालो। तो आप किस प्रकार से करोगे, इस प्रकार, मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन तो आप ये करोगे यहाँ पे कि अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाता है तो होगा क्या, एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस 3 पॉइंट्स इक्वल टू 0। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्मूला लगा करके इक्वल टू 0 कर दोगे तो आपके पास के का वैल्यू आ जाएगा। और अगर प्रूफ करना है कि कोलिनियर है तो डायरेक्टली एरिया ऑफ द ट्राइंगल कैलकुलेट करो, करके 0 दिखाओ तो प्रूफ हो जाएगा कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अब चिंता मत कीजिएगा, इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज जो पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 का थियरी मैंने पढ़ा है, उसमें अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो मेरा नंबर जो मैंने पहले दिया था उसमें मेरे को कॉल कीजिएगा रात को 6 बजे से 8 बजे के बीच में, तो अपन सारे डाउट्स आपका क्लियर कर देंगे, ठीक है। और अगर कल नेक्स्ट क्लास में अपन क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने के बाद आपको होमवर्क मिलेगा। होमवर्क में अगर ज्यादा डाउट है तो आप ग्रुप में टेलीग्राम में पूछिए, ठीक है। और अगर मैं सॉल्यूशन भेजूंगा, उसके बाद अगर सॉल्यूशन समझ नहीं आया तो मुझे फोन करके पूछ लेना। और अगर होमवर्क में भी कम डाउट है तो आप डायरेक्टली फोन करके क्लियर कीजिए। फोन करने में आप बिल्कुल घबराइए मत, किसी भी वक्त आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है सर। तो ऑल द बेस्ट। आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त हुआ और आप प्रॉपर्ली अपना नोट्स बना करके सारी चीज रिवाइज कर लीजिएगा। बुक का कुछ क्वेश्चन अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो आप खुद से कीजिए, बाकी अपन अगले क्लास में जब क्वेश्चन बताएंगे तो उसके बाद ही अपन समझेंगे कि किस प्रकार से आगे हम क्वेश्चंस को निपटाएंगे, ठीक है। थैंक यू।